Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. In this lecture, we are going to discuss a very important topic, the Karnaugh map. So, in this lecture, we will cover different concepts regarding the Karnaugh map, like how to construct a Karnaugh map, how to determine the binary value of each cell in the Karnaugh map, what is meant by adjacent cells, how to minimize the SOP standard sum of product form, and how to map a standard SOP expression on the Karnaugh map. ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं with the introduction of Karnaugh map. So the Karnaugh map is basically it's provide a systematic method for simplifying the Boolean expression, and once if it is properly used and applied, it will produce the simplest and minimum SOP और POS form. यानी कि जो K-map है ये एक सिस्टमेटिक तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, और अब जब आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एक सिंपलेस्ट या मिनिमम SOP एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है जी, तो K-map को अ काइंड ऑफ रेडीमेड मेथड कहते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए. इससे पहले जो आपने मेथड यूज़ किया था वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था आपकी नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा. यानी कि जब हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे बूलियन अलजेब्रा के, और थ्योरम्स भी देखे थे. ठीक है, तो और उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज की थी. तो ये कहना ये चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे कि वो जो सिंप्लीफिकेशन थी वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है कि अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्योरम्स पता हैं या आप उनको किस हद तक अप्लाई करते हैं. अगर आप बीच में कोई रूल मिस कर देंगे तो हो सकता है आपकी एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सके ज़्यादा अच्छी तरीके से. लेकिन K-map के बारे में ऐसा, K-map के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स सिंपली अ रेडीमेड स्टेप और रेडीमेड मेथड है कि अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं, जो भी इसका तरीका हम आगे पढ़ेंगे, तो यू विल जो है कम अप विद अ वेरी सिंपल एंड मिनिमम एक्सप्रेशन, SOP हो या POS हो. कोई रूल्स रेगुलेशन एज सच इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वहाँ पे 12-15 रूल्स हमारे पास मौजूद थे. K-map जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके ट्रुथ टेबल से. ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर हम पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट लिखते हैं एंड करेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते हैं. तो K-map भी प्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बट इन एन एरे ऑफ सेल फैशन. टेबुलर फॉर्म नहीं होती बल्कि एक एरे ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स. और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंपल, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रुपिंग दी एडजेसेंट सेल. तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि आप एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप करेंगे. ठीक है जी, तो अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होंगी इस लेक्चर के अंदर कि पहले तो K-map कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दूसरा एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं. जब हमें ये एडजेसेंट सेल्स पता चल जाएंगे तभी हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग कर देंगे तो फिर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. अच्छा जी, K-map जो है, Karnaugh map जो है, कैन बी यूज फॉर द एक्सप्रेशन विद 2, 3, 4 एंड 5 वेरिएबल्स. लेकिन इस कोर्स के अंदर और इस लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अप टू 4 वेरिएबल K-map. यानी कि हम 2 वेरिएबल का भी डिस्कस करेंगे, 3 का भी करेंगे और 4 का भी करेंगे, और हम SOP एक्सप्रेशंस को टारगेट करेंगे टू इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल इंशाल्लाह ताला. आगे बढ़ते हैं. पहला कॉन्सेप्ट जो K-map का है जो कि ज़रूरी है आपको सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है कि एक
के मैप जो है उसमें कितने सेल्स बनेंगे। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द ट्रुथ टेबल देन you can construct the K-map easily. The number of cells in a K-map is basically the same as the number of rows in the truth table, which is equals to the total number of possible input variable combinations. यानी कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। तो the total number of possible input combinations will be equals to the total number of cells in the K-map. जैसे आपके पास ट्रुथ टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती थी which is equals to the number of possible input combinations. like अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास जो K-map बनेगा उसमें 8 सेल होंगे। इसी तरीके से अगर 2 वेरिएबल हैं तो 4 सेल्स बनेंगे, और अगर 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल्स बनेंगे। तो ये एग्जाम्पल है 2 वेरिएबल K-map की। ठीक है, तो वी आर अज्यूमिंग कि वी हैव अ 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन। हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल हैं, तो 2 इनपुट होने की वजह से 4 सेल बन गए इस तरह। ठीक है, आप एक तरफ एक वेरिएबल लिख लें और एक तरफ दूसरा वेरिएबल लिख लें। एंड जैसे मैंने कहा था कि जो सेल्स हैं वो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इनपुट वेरिएबल शो कर रहे होते हैं। तो अब ए वेरिएबल है तो ए कैन बी 0 और ए कैन बी 1। इसी तरीके से बी वेरिएबल है, बी जो है वो बी कैन बी 0, बी कैन बी 1। याद रहे कि यहाँ जो हम K-map डिस्कस कर रहे हैं वो SOP ट्रम को टारगेट कर रहे हैं। तो SOP जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ट्रम में आपके पास प्रोडक्ट ट्रम्स होती हैं, और वो प्रोडक्ट ट्रम्स जो हैं जब हम प्रोडक्ट टर्म हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि प्रोडक्ट टर्म को जब हम K-map पे मार्क कर रहे होते हैं तो हम 1 को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि सम जो प्रोडक्ट टर्म है वो 1 कब होती है। तो इसीलिए जो 0 वैल्यू होती है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट टर्म है उसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है जनाब, तो ये इसकी 2 रोज हो गई, एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई, और इसी तरीके से यहाँ 2 कॉलम्स हो गए। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते तो इट वुड बी लाइक दिस, ए बी, यहाँ 2 वेरिएबल आपने लिख दिया और यहाँ तीसरा वेरिएबल लिख दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो यहाँ ए लिख दें और यहाँ बी सी लिख दें। ठीक है, तो आपके पास फिर 4 कॉलम्स हो जाएंगे और 2 रोज होंगी। ठीक है, तो अगेन बता रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी वर्टिकल फैशन के अंदर आपको 3 वेरिएबल का K-map बनाना है। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल फैशन एज वेल एज। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि एक साइड पे आप जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसके सारे पॉसिबल वैल्यूज़ बाइनरी वैल्यूज़ की आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं तो वो 2 वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं बाइनरी में, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से सी वेरिएबल की क्या होगी 0 1। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को अगर मैं बात करूं तो वहाँ लेट सपोज अगर इस सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए भी 0 है और बी भी 0 है। इस सेल में आ जाते हैं तो रो वही है। ठीक है, तो यहाँ ए 0 है लेकिन बी 1 है। इसी तरीके से यहाँ आ जाएं, अगर हम इस सेल में आ जाएं तो यहाँ ए 1 है और बी 0 है। इस सेल में आ जाएं तो यहाँ पे ए 1 है और बी भी 1 है। ठीक है, इसी तरीके से इस 3 वाले K-map को डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेल के अंदर ए बी दोनों 0 हैं और सी भी 0 हैं। ठीक है, सेम रो में आगे जाते हैं तो ए बी अभी भी 0 हैं। ठीक है, और सी 1 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ ए 0 बी 1 और सी 0, तो इट कुड बी लाइक 0 1 0। यहाँ पे है 0 1 1, यहाँ पे है 1 1 0। ये दोनों 1 इसके और एक 0 इसका। बाइनरी वैल्यू की बात की जा रही है क्योंकि ईच सेल रिप्रेजेंट्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ईच सेल करेस्पॉन्ड टू द सम या प्रोडक्ट टर्म फॉर द गिवन इनपुट वेरिएबल। अब डिपेंड करता है कि आप K-map से जो है वो SOP बनाएंगे या POS बनाएंगे। तो हम क्योंकि SOP बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल्स भी इस तरह लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो एक सेल है आपका, एवरी सेल इज बेसिकली करेस्पॉन्डिंग टू द सम टर्म या प्रोडक्ट टर्म, डिपेंडिंग कि आप SOP बना रहे हैं या POS बना रहे हैं। SOP बना रहे हैं तो यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड द
प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि इट्स अ सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये ए बी बी सी सी ए जो है ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं। तो हर सेल बेसिकली करेस्पॉन्ड करता है एक प्रोडक्ट टर्म के लिए अगर आप एसओपी बना रहे हैं, और वही केमैप जो है सम टर्म को भी करेस्पॉन्ड करेगा अगर आप पीओएस बना रहे हैं। तो अगर मुझे इस सेल के अंदर एसओपी बना रहा हूँ अगर मैं, और मुझे सम टर्म प्रोडक्ट टर्म बनानी है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट टर्म क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जो प्रोडक्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, ए यहाँ से और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से। ठीक है जनाब, यहाँ क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से तीन वेरिएबल को देख लेते हैं। यहाँ तीनों जीरो हैं, यानी कि ए बी जीरो है और सी बी जीरो है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी बी कॉम्प्लीमेंट होगा, सी बी कॉम्प्लीमेंट होगा। याद रहे कि ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, क्योंकि हम इस केमैप से एसओपी एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर ये पीओएस होती तो ये सम टर्म्स बनती, और वो कैसे बनती, ए प्लस बी, वहाँ पे जीरो को हम एज इट इज रखते हैं और वन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम जीरो को टारगेट कर रहे होते हैं पीओएस के अंदर। तो वो बन जाता है ए प्लस बी, ये बन जाता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपनी कंसंट्रेशन जो है वो एसओपी तक महदूद रखें, ताकि अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो फिर पीओएस जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा मामला। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा 0 0 1, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। ठीक है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे नहीं चला पाऊंगा स्लाइड को। ठीक है, तो जूम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब इस सेल के लिए जो अगर हम प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, 0 1 1, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी जो है वो नॉर्मल होगा और सी भी वन नॉर्मल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी। अब यहाँ दोनों वन है, यानी कि ए बी आपके सिंपल रहेंगे और सी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे तीनों पे कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। ठीक है, ये है 1 0, तो ए नॉर्मल है और बी पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और सी पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम चार वेरिएबल का जो केमैप है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब चार वेरिएबल के अंदर आप ने ए बी यहाँ लिख दिए और सी डी यहाँ लिख दिए। ए बी की जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो क्या हैं, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, और सी डी की पॉसिबल कम्बिनेशन ये हो गई। एवरी सेल करस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट टर्म, वो भी हमने लिख दिया जैसा कि हमने यहाँ सीखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको केमैप कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। ठीक है, केमैप कंस्ट्रक्ट करने में आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, यू जस्ट नीड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, के आपकी एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। 3 हैं तो 8 सेल बना दें, 4 हैं तो 16 सेल बना दें, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कीप द सेल्स ब्लैंक। मैंने फिल करके इसलिए दिखाया है कि आपको मैं हर सेल की प्रोडक्ट टर्म बना के दिखा दूं कि कैसे बनाई जाती है, अदरवाइज वी हैव टू कीप द सेल ब्लैंक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब बात की जाएगी केमैप कंस्ट्रक्ट करना है, आप अगर 2 वेरिएबल हैं तो ये 4 सेल बना के छोड़ दें, 3 वेरिएबल हैं तो ये 8 सेल बना के छोड़ दें। फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए फिल करवा रहा था। आगे जो फिलिंग होती है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जनाब, तो ये कंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द सेल एडजेसेंट। कौन से सेल एडजेसेंट कहलाते हैं, यानी कि पड़ोसी कहलाते हैं आपस में। तो जो सेल्स हैं केमैप के अंदर वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि जो एडजेसेंट सेल्स होंगे उनके दरमियान सिंपल सिंगल वेरिएबल का चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं इस सेल की और इस सेल की, तो ये दोनों फिजिकली तो एडजेसेंट हैं,
लेकिन ये वेरिएबल के एतबार से भी एडजेसेंट हैं। वेरिएबल के एतबार से एडजेसेंट होने की कंडीशन क्या है कि देयर शुड ओनली बी अ सिंगल वेरिएबल चेंज। कैसे सिंगल वेरिएबल चेंज आ रहा है कि आप यहाँ देखें कि ए बी की जो वैल्यू है वो 0 0 है यहाँ इस वाले सेल में, ठीक है, और सी डी की वैल्यू है 0 0 ऑल्सो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ भी मुझे ए और बी दोनों 0 मिलते हैं, सी भी 0 मिलता है, सिर्फ डी 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया वो सिंपल सिंगल वेरिएबल का चेंज आया, डी जो है जस्ट चेंज हुआ है, ठीक है जी। यही वजह है कि इन दोनों सेल्स को एडजेसेंट कहा जाता है। एडजेसेंसी जो है वो डिफाइन की जाती है बाय द सिंगल वेरिएबल चेंज, और यू हैव टू keep in mind that the two cells are adjacent when there is only a single variable change between them, ना कि फिजिकली एडजेसेंट। हम फिजिकल एडजेसेंट सेल्स की बात नहीं कर रहे, हालांकि ये दोनों सेल्स फिजिकली एडजेसेंट हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो सेल्स भी एडजेसेंट होते हैं जो हो सकता है फिजिकली करीब ना हो, लेकिन हम उनको एडजेसेंट कहेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन दोनों के दरमियान जो है सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाला सेल है, इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो क्या है, ए बी दोनों 0 हैं और सी डी दोनों 0 हैं, यानी कि 0 0 0 0। दिस इज़ द वैल्यू, बाइनरी वैल्यू। मैं अगर कहूँ कि भाई ये वाला जो सेल है ये और ये, तो ये दोनों सेल एडजेसेंट हैं। अब आप कहेंगे सर फिजिकली तो एडजेसेंट नज़र ही नहीं आ रहे, तो देखें फिजिकली की बात हम नहीं कर रहे, ज़रूरी नहीं कि सेल एडजेसेंट फिजिकली हो, हमें व्हाट वी हैव टू टारगेट सिंगल वेरिएबल चेंज। देखें वो सिंगल वेरिएबल चेंज अगर मिल रहा है तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो ये 0 0 है और ये 0 0 है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, ए बी अभी भी 0 0 है, क्योंकि सेम जब तक रो चेंज नहीं होती ए बी की वैल्यू वही रहेगी। इस पूरी रो में इन चारों सेल्स में ए बी की वैल्यू 0 0 है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 1 है, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0 है। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है 1 0, यानी कि सिंपल सी चेंज हुआ। ठीक है, बाकी डी 0 रहा और ए बी भी 0 रहे। तो इन दोनों सेल्स के दरमियान भी सिंगल वेरिएबल चेंज मौजूद है, जिसकी वजह से हम इनको एडजेसेंट सेल्स बोलते हैं। तो एडजेसेंट सेल्स कौन कौन से हुए, तो एडजेसेंट सेल्स कौन से हैं, ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं, यानी कि इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है और इसका एडजेसेंट ये है। तो इसका मतलब ये चारों एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। इसी तरीके से ये सेल इसका एडजेसेंट है, ठीक है, ये देखें ये एरो भी बने हुए हैं, ठीक है, ये सेल इसका एडजेसेंट है, ये इसका है और ये इसका पड़ोसी है, जो भी बोल दें आप इसको। फिर ये दोनों सेल्स एडजेसेंट हैं, ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट था। जो बात मज़ीद समझने की ये है कि जो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये 4 सेल नज़र आ रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव एडजेसेंट तो ये हैं ही, ये वाले बराबर वाले, लेकिन दे आर ऑल्सो एडजेसेंट टू द राइट साइड सेल्स। ये देखें ना एरो बना हुआ है, ये एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये से एरो देखें यहाँ से निकल के इसकी बैक साइड से होता हुआ यहाँ आ रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि ये सेल और ये सेल भी एडजेसेंट हैं। यानी कि जो लेफ़्ट साइड वाले सेल्स हैं वो राइट साइड के एडजेसेंट हैं, और इसी तरीके से जो टॉप पे आपके 4 सेल नज़र आ रहे हैं ये आपके बॉटम वाले सेल के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट होने की एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल में तब्दीली जो है वो एक वेरिएबल की तब्दीली आएगी, यानी कि ये वाला इसका एडजेसेंट, ये वाला इसका
ये वाला इसका और ये वाला इसका एडजेसेंट है। यहाँ पे चारों ज़ीरो हैं और यहाँ पे क्या मामला है, ए तब्दील हुआ है, बाकी सी डी भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ सीखी है, हमने ये बात सीखी है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकली एडजेसेंट हों, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी अ सिंगल वेरिएबल चेंज। इसके अलावा डायगोनल एडजेसेंसी की कोई बात नहीं की गई, यानी कि डायगोनल सेल्स जो हैं वो एडजेसेंट नहीं होते, या वो सेल्स जिनके दरमियान एक से ज़्यादा वेरिएबल का चेंज आएगा, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये है और ये यानी कि तीसरे नंबर वाला सेल एडजेसेंट है। ठीक है, तो सिंपल एक ही कंडीशन है, सिंगल वेरिएबल की चेंज होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई कि लेफ्ट वाले राइट से और टॉप वाले बॉटम के एडजेसेंट हैं, इसको रैप अराउंड एडजेसेंसी कहते हैं। यानी कि अगर आप इसको फोल्ड करेंगे एक 3D ऑब्जेक्ट समझते हुए, ठीक है, तो ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और टॉप टू बॉटम को भी अगर आप मिला देंगे तो इस तरह का आपके पास एक 3D इमेज बन जाएगा। इसको जो है कहते हैं कि ये रैप अराउंड सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी अगर आप समझेंगे तो आपको जो है ना एडजेसेंट सेल समझ में आ जाएंगे। बज़ाहिर तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये टॉप वाले बॉटम से कैसे एडजेसेंट हो गए, लेकिन अगर आप इसको 3D इमेज समझें तो इसको फोल्ड करें तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे आके टच करेंगे। ठीक है, और ये राइट साइड वाले जो है वो लेफ्ट पे टच करेंगे, तो इसको कहते हैं रैप अराउंड एडजेसेंसी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि के मैप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़रूरी इसलिए थे कि जो सिंप्लीफिकेशन है इज़ नथिंग बट सिंपली द ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ दो सेल विच आर नॉट ओनली एडजेसेंट बट ऑल्सो कैरी द वन। वन क्यों? क्योंकि हम एसओपी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है जनाब। नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आपको के मैप का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि के मैप क्या होता है, कितने सेल्स होते हैं, एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं। अब जो है वो आपको एक एसओपी एक्सप्रेशन दी जाएगी और आप जो है उसको मैप करना सीखेंगे एक के मैप के ऊपर। ठीक है जी, तो क्योंकि अगर आपने सही मैप नहीं किया तो फिर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपको के मैप भी बनाना आना चाहिए और फिर मैपिंग करना भी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है पूरी, यानी कि ये एक स्टैंड। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात और वो ये है कि जब भी आप एसओपी एक्सप्रेशन को मैप करेंगे के मैप पे, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आप पहले भी कहा था कि अच्छा कि स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा है, स्टैंडर्ड से जो है वो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो वो सिंप्लीफिकेशन कैसे आसान हो जाती है? के मैप के ज़रिए। एंड के मैप का जो इनपुट है वो स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस है। तो ये एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, यहाँ 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर, विच मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 8 सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी मर्ज़ी, आप ए यहाँ लिख लें और बी सी यहाँ लिख लें, डजंट मैटर। ठीक है, ए बी यहाँ लिख दिया है, सी यहाँ लिख दिया है, इट विल बी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये अब किसी ने अगर यहाँ पे गौर किया हो तो वो 1 1 यहाँ पहले इसलिए आता है ताकि 1 वेरिएबल का चेंज बरकरार रखें, नहीं तो जो है ना ये दोनों सेल एडजेसेंट नहीं रहेंगे, तो इसलिए 0 1। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एडजेंसी पे जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए 0 1 के बाद 1 1 और 1 0 यहाँ पे एक बिट का चेंज रखना होता है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है एसओपी टर्म फॉर्म के अंदर। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड के मैप पे पुट कर देंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एस स्टैंडर्ड जो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म होती है, एसओपी टर्म होती है, उसमें आप क्या देख रहे होते हैं? उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि भाई जो हर प्रोडक्ट टर्म है ना वो 1 बनाए। यही मैंने आपको पहले बताया था कि जो एसओपी है उसमें हम 1
को मैप करते हैं और पीओएस में, ये ट्रुथ टेबल के अंदर भी था, और पीओएस में हम 0 को, क्योंकि ये जो एसओपी है इट विल, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये 1, इसका आउटपुट 1 कब आएगा, जब कोई एक टर्म भी जो है ना 1 हो जाएगी। अब कोई एक टर्म भी 1 कब होगी, यानी कि इस प्रोडक्ट का आंसर 1 कब आएगा, जब ए 0 हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ए 1 होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म को ले डूबेगा, उसको 0 कर देगा। तो ए शुड बी 0, बी ऑल्सो 0 एंड सी ऑल्सो 0। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, हमें हर प्रोडक्ट टर्म को मैप करना है। तो इस 8, ये जो यहाँ 8 सेल मौजूद हैं, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा सेल है जहाँ ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, सी भी 0 हो, तो वो पहला सेल होता है 0 0 0 एंड 0। यही वजह है कि मैंने आपको यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट टर्म लिखना सिखाई थी, ताकि आपको आगे जो है ना आसानी रहे समझने में। ठीक है, तो a 1 is placed in each cell corresponding to the value of each product term। जो भी आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं और उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है उसको देखते हुए उसके मुताल्लिका सेल के अंदर आप 1 प्लेस कर दें, क्योंकि ये वो बाइनरी वैल्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर ये टर्म 1 दे देगी, तो हम उसके मुताल्लिका सेल के अंदर जाके 1 लिख देंगे। दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, 0 0 1, यानी कि इस वाले सेल में और इस वाले सेल में 1 आ गया। तीसरी टर्म है हमारे पास ए सिंपल है तो ए 1 ही रहेगा, बी सिंपल है तो वो भी 1 रहेगा, और सी कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 जाएगा, 1 1 0। तो 1 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हो जाता 1 1 1, ट्रिपल 1 हो जाता। ट्रिपल 1 वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारे पास है 1 1 0। यहाँ पर ए बी और सी पे कॉम्प्लीमेंट है तो इट विल बी 1 0 0। तो आपने क्या किया, आपने 1 प्लेस कर दिया हर उस सेल में कि जिसकी मुताल्लिका प्रोडक्ट टर्म आपके पास एक्सप्रेशन में दी हुई थी। तो यहाँ वंस को काउंट करें आप, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वंस उतने ही होंगे जितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं। कि नंबर ऑफ वंस ऑन द के-मैप इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म इन द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। और जो बॉक्सेस खाली रह जाएं वहाँ पे आप 0 प्लेस कर दें, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं बाइनरी की कि जिनके ऊपर इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल करते हैं। कह रहा है मैप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन ऑन द कर्नल मैप। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल बनेंगे। नाउ देखें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक मैप बनाएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मैप बनने वाला है, और डायरेक्टली जहाँ जहाँ आपको ये प्रोडक्ट टर्म नज़र आ रही हैं इस मैप के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आप 1 प्लेस कर दें। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, आसान या स्टेप बाय स्टेप क्या है कि वो फॉर द बिगिनर्स जो अभी के-मैप सीख रहे हैं वो क्या करें, इनकी मुताल्लिका या करेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसकी होगी 0 0 1। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म है और प्रोडक्ट टर्म का आंसर 1 कब आएगा, जब इस पूरी एंड प्रोडक्ट का आंसर 1 हो। इस पूरी एक्सप्रेशन में से कोई एक टर्म भी हमें 1 दे देगी तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो हम 1 बाई 1 हर टर्म की बाइनरी वैल्यूज़ देखेंगे। इसकी होगी 0 1 0, इसकी होगी 1 1 0 और ये है 1 1 1। ठीक है जनाब, तो हमने अपनी सेफ साइड के लिए टर्म्स पहले से लिख ली। ठीक है, अब हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। ये जो वैल्यूज़ है 0 0 1, तो 0 0, ठीक है, और 1 यहाँ पे मिलेगा, यानी कि यहाँ एक 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर है हमारे पास 0 1 0, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 0 1 और 0, यानी कि ये वाला सेल भी 1 आ जाएगा यहाँ पर। तीसरी टर्म है 1 1 0, तो यहाँ दोनों 1 हैं और 0 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 1 1, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। तो दैट्स द के-मैप ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। के-मैप कैसे बनाना है, एडजेसेंट सेल्स क्या हैं, उसके बाद मैपिंग कैसे की जाएगी। कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन दे दी जाए
तो उसको के मैप पे कैसे मैप करना है, क्योंकि मैप कर दिया आपने, नेक्स्ट स्टेप विल बी द सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप मैप नहीं कर पा रहे। ठीक है जनाब, ये आप टर्म्स मैच कर लें जहाँ जहाँ जो जो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 वंस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, मैप दी फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास 16 सेल्स का के मैप बनेगा। ठीक है, तो ये हमने 16 सेल्स का के मैप बना लिया। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इनकी करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज़ लिख लें ताकि जो है उसको डायरेक्टली मैप किया जा सके के मैप के ऊपर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड हैं तो ये 0 0 होंगे, ये नॉर्मल हैं तो ये 1 1 होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है तो 0 1 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 0 1। ये कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो 4 दफ़ा 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 1 0 0। ठीक है, 0 0 0 और 1 1 0 1 0। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ पर भी इनकी लिखी हुई हैं। ठीक है जनाब, तो बाइनरी वैल्यूज़ लिख लेने से आपका काम आसान हो जाता है, 2 के एक स्टेप बढ़ गया। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पर आ गए हैं तो आप इन वेरिएबल्स को देखते हुए डायरेक्टली 1 प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो है 0 0 1 1। तो देखें ये जो पूरी रो है, ये यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 0 ही रहेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन मुझे सी डी की वैल्यू भी 1 1 चाहिए, तो सी डी की वैल्यू 1 1 यहाँ मिल रही है और ए बी की वैल्यू 0 0 यहाँ है। तो इन दोनों को आप क्रॉस मैच करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो ये वाला सेल बनेगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कंडीशंस। ठीक है, ये है 0 1 0 0, तो 0 1 की रो ये है। ठीक है, और 0 0 चाहिए मुझे, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। और देखें यहाँ पे टर्म भी मेंशन है कि ये जो 1 है किस टर्म को मेंशन कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1 1 और 0 1, तो 1 1 यहाँ है और 0 1 जो है वो यहाँ है, तो 1 1 और ये 0 1, तो ये देखें ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट और डी, ये बिल्कुल ये वाली टर्म। तीसरा चौथी टर्म है ए बी सी डी अनकॉम्प्लीमेंटेड 1 1 1 1, तो ये 1 1 और ये वाला 1 1, तो ये देखें ए बी सी डी हो गया। ठीक है, फिर ये है 1 1 0 0, यानी कि 1 1 तो ये रहा और 0 0 ये रहा, 1 1 0 0 1 1 0 0, ए बी और सी डी का कॉम्प्लीमेंट। फिर है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी, यानी कि ये दोनों वाले शुरू वाले 0 हैं, फिर 0 1 0 1 यहाँ पर है और ये 0 0 यहाँ पर है। फिर है 1 0 1 0 आपका यहाँ है और उसका भी 1 0, तो वो ये रहा ए बी और सी डी, ये टर्म ये हो गई। तो इस तरह आपने मैप कर दिया। ठीक है जनाब, तो इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इस लेक्चर में हमने जो है वो के मैप बनाना सीख लिया, के मैप पे कैसे एसओपी एक्सप्रेशन को मैप किया जाता है वो सीख लिया है। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स की और इसके अलावा जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे एक मज़ेदार किस्म का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, और वो क्या है कि हाउ टू मैप दी नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। अगर आपको एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसको कैसे मैप करेंगे। जाहिर सी बात है के मैप जो है वो नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं करता, तो यू हैव टू मेक इट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड जो है वो बनाने का एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं, तो ये होमवर्क बेसिकली आपको इनवाइट कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि आप वो शॉर्टकट्स तरीके थोड़ा सर्च आउट करें कि अगर एक एसओपी एक्सप्रेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है तो उसको जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया कैसे जा सके, या जल्दी से उसको मैप कैसे करें हम के मैप पे, इवन इफ इट इज़ नॉट अ नॉन स्टैंडर्ड वाइल। ठीक है, तो एक तरीका तो स्टैंडर्ड बनाने का हम पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में।
आप अगर लेट्स सपोज एग्ज़ाम में या क्विज़ में या कहीं भी आपको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो एक जेन्युइन तरीका वो था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन ये जो बात कर रहा है ये शॉर्टकट्स की बात कर रहा है और बुक में फ्लॉयड में ये शॉर्टकट मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो शॉर्टकट भी आप एक दफ़ा देख लें ताकि जो है वो आपको आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। अदरवाइज़ एक तरीका तो स्टैंडर्ड बनाने का तरीका आप सीख चुके हैं, और याद रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं है तो आप के-मैप पे प्लेस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि अब मैप कर लिया ना, अब मैप करने के बाद सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।